चलो, तो हमने कल गेट और पोस्ट मेथड पढ़ा था बच्चों, सुपर ग्लोबल वेरिएबल में। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है? ओके बच्चों, एक सेकेंड। स्क्रीन, हाँ। हाँ बच्चों, रुकना, थोड़ा सा सिस्टम मेरा दिक्कत दे रहा है। हाँ हाँ, चलो। चलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है तो बता दो बच्चों। कौन सा, कहाँ पे ये बना? चलो। बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है तो हाँ हूँ बोल दो। हाँ भैया। चलो ठीक है। तो हमने कल गेट पोस्ट रिक्वेस्ट और सर्वर देखा था। आज हम बस एक ही मेथड देखेंगे जिसका नाम है फाइल। ठीक है। रीजन कि हमें फाइल एक बार अपलोड करना आ जाए, उसके बाद जो सेशन और कुकी है ये हम तब देखेंगे जब एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे जिसमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन टाइप की चीजें लगा रहे होंगे। तब इसको अच्छे से देखेंगे सेशन और कुकीज एक्चुअल काम कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है। आ गया भैया, आ गया। क्लियर है? तो अभी हम देख लेते हाँ हैं कि भैया। हम लोग फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो अब जब हम पीएचपी की फाइल हैंडलिंग कर ही रहे हैं, तो फाइल अपलोड करने वाला ही देखें या चलो पहले फाइल अपलोड करने वाला देख लेते हैं। स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं दिख रहा ना, एक सेकंड। हाँ भैया, आप दिख रही है। अब देखो, चलो यहाँ पे एक बना देते हैं। अच्छा, जो लास्ट क्लास में असाइनमेंट दिया था वो सबका हो गया था? लास्ट पीएचपी, क्या दिया था भैया आपने? वो फॉर्म से डेटा भेजने का दिया था।
भैया वो थोड़ा सा बचा हुआ है। तो मतलब उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बन तो जाएगा ना? यस मैम, ये हाँ भैया। ठीक है फिर। चलो अब हम देख लेते हैं मूव अपलोडेड फाइल कैसे काम कर रही होती है। तो सिंपल है, हम लोग फॉर्म ही बनाएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमें कोई फाइल अपलोड करना है तो फॉर्म तो बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक भैया। है, तो हमने क्या किया, हमने सिंपल बेसिक एचटीएमएल का कोड लिखा है यहाँ पे, और पहले तो रन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र को मैं खींच के ले आता हूँ, एक सेकेंड। चलो यहाँ पे लिख देते हैं अपना लोकल होस्ट और फिफ्थ क्लास डॉट php। ठीक है, नॉर्मल हमारा एचटीएमएल आ गया। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सिंपल बनाते हैं एक फॉर्म। मैंने बनाया फॉर्म, ठीक है। हाँ और भैया। यहाँ पे मेथड क्या रखते हैं, पोस्ट। एक्शन वगैरह भी मैं कुछ रख नहीं रहा, सिंपल मेथड हम लोग रख देते हैं पोस्ट। मेथड को मैंने रखा ओके भैया। पोस्ट। और यहाँ पे नीचे आके एक इनपुट बनाते हैं, जिसमें मैंने बताया था ना एक इनपुट टाइप फाइल होता है जिसपे हम फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। तो इनपुट टाइप फाइल, और इसका नाम दे देता हूँ मैं फाइल करके। ठीक है, ओके भैया। और उसके साथ साथ एक सबमिट बटन जो कि उस फॉर्म को एक्शन में लेके आएगा कि भाई सबमिट, इसको दबाने के बाद ही ये फॉर्म काम करे। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए एक सबमिट बटन बना दिया, सबमिट। ठीक है, हाँ भैया। क्लियर है। हम्म, अब हम ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे पीएचपी का काम कर देते हैं, क्योंकि मैं अलग पेज पे नहीं जा रहा, मैं इसी पेज पे काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लगा दिया डॉलर, क्या लिख रहा था मैं, डॉलर फाइल लिख देता हूँ, इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल था, और इसके अंदर मैंने डाल दिया एक एरे जिसका नाम था, देखो हमने इसका नाम क्या रखा था, अच्छा इसका नाम थोड़ा बदल के रख देते हैं, अपलोड फाइल। ठीक है, तो ये इसके बेस पे ट्रिगर करेगा अपने आप को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपलोड अंडरस्कोर फाइल। बाय। ठीक है, अब इसको एक बार प्रिंट करा देते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे सिंपल सा एको लगाया और प्री टैग लगा दिया ताकि एरे एक परफेक्ट फॉर्म में रहे, और यहाँ पे डाल दिया प्रिंट आर, और प्रिंट आर के अंदर हमने डाल दिया डॉलर फाइल। ठीक है, आएगा चेकआउट कर लेते हैं। तो अभी तो आ रहा है कि अनडिफाइंड एरे की डॉलर फाइल, क्योंकि कोई चीज़ वो नहीं हुई है हमारी अभी। और यहाँ से एक बार वैल्यू हटा देते हैं क्योंकि हमें बटन प्रॉपर नहीं दिख रहा है। चलो, तो मैंने क्या करा, कोई फाइल अपलोड करता हूँ यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाली फाइल अपलोड कर दी डिज़ाइनर 8 की, और यहाँ पे करता हूँ सबमिट। अच्छा एक सेकंड, अच्छा जब मैंने सबमिट वगैरह कुछ भी किया अभी भी, जैसे यहाँ पे तुमने देखा कि मैंने एक फ़ाइल पकड़ी, यहाँ पे गया है इसके अंदर, और मैंने एक फ़ाइल को ओपन कर लिया तो वो फाइल यहाँ पे आ गई। पर जैसे ही मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि याद रखना बच्चों, अगर हम लोग फाइल को भेज रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है हर इमेज का भी एक कोडिंग डेटा होता है ना। हाँ भैया। मतलब इमेज का एक कोई ना कोई कोड कंटेन करता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्म में ये चीज़ लगाना ज़रूरी होता है अगर आप फाइल का कुछ काम करवा रहे हो तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इंक टाइप, मतलब इंक्रिप्शन टाइप, कि हमारा इंक्रिप्शन टाइप क्या होगा। तो हमने बोल दिया मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये लगाना हमें कंपलसरी होता है अगर हम लोग फाइल वगैरह जैसी चीज़ें अपलोड करवा रहे होते हैं तो। ठीक है, हाँ भैया। क्लियर है। हम्म,
कोई डाउट नहीं यहाँ तक? तो अब एक बार देख लेते हैं कि हमारा कोड कैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे अभी मैंने फाइल अपलोड करी और यहाँ पे करा सबमिट। डेटा मेरा जंप नहीं कर रहा, रीज़न क्या है? अनडिफाइंड एरे की डॉलर फाइल। एक सेकंड, इसको मैं एक बार नीचे लेके आता हूँ। अच्छा एक सेकंड, चलो ठीक है, सिंपल है। उस टाइम रिफ्रेश नहीं किया था हमने। तो देखो जैसे ही मैंने फाइल अपलोड की तो यहाँ पे हर एक डिटेल आ गई, जैसे उस फाइल का नाम क्या था, उसका फुल पाथ क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका टेम्परेरी नेम क्या है। अच्छा ये चीज़ तुमने देखा अभी, टेम्परेरी नेम मोस्टली हम लोग काम टेम्परेरी नेम से ही किए जाती है। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर बच्चों तुम लोगों को? हाँ भैया। ठीक है, तो मोस्टली जो हमारा काम होता है वो टेम्परेरी नेम से ही होता है। उसके बाद एरर कि अपलोड होने पे कोई एरर आई है नहीं आई है, तो जाहिर सी बात है हमें दिखा कि कोई एरर ही नहीं आई है, डायरेक्टली फाइल हमारी अपलोड हुई है। और उसके बाद आपकी इमेज का जो भी साइज़ था वो, ठीक है, ये भैया बिट्स में। हाँ, ये डॉट टीएमपी के डॉट टीएमपी ये टीएमपी नेम है जो इसलिए क्या है? ये टेम्परेरी नेम होता है। जैसे तुम्हारा होता है ना कि तुमने जैसे मान लो रील्स जब तुम देखते वगैरह हो, तो हाँ भैया। जितना तुम्हारा इंटरनेट चला, मान लो ऊपर की 5 रील्स तुमने देखी, उसके बाद नेट गया, तो वो 5 रील्स तुम नेट बंद करके भी देख सकते हो, पर बाद की रील्स नहीं देख सकते। तो एक कैचे अच्छा स्टोर वो होता है ना, तो वो इस इमेज का टेम्परेरी फाइल है। मतलब जो कैचे जिसको बोल सकते हैं वो टेम्परेरी फाइल है, ओके मतलब भैया। टेम्प फाइल जैसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और हम कभी भी फाइल को सेव करवाते हैं तो इसकी मदद से ही सेव करवाते हैं फिर। ठीक है, ओके भैया। क्लियर है? हाँ कोई डाउट यहाँ तक? ये सबमिट करके हुआ क्या? अभी तो मैंने डिटेल निकाली, अभी तो मैंने सेव नहीं करवाया इस फाइल को। तो हमने यहाँ ओके से अभी बस फाइल की डिटेल फैच करी है कि भाई अगर मैं यहाँ पे डॉलर फाइल मेथड लगाता हूँ तो वो कुछ ऐसे काम करेगा। और जैसे कोई भी फाइल अपलोड करता हूँ, मान लो अब की बार मैंने पहले तो मैंने ये जेपीजी फाइल अपलोड करी थी, अब मान लेते मैं यहाँ पे पीएनजी फाइल अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो उसका पीएनजी वाला डिटेल आ गया, समझे? हाँ भैया समझ गया। तो अब इस फाइल को मुझे सेव करवाना है किसी ना किसी फोल्डर में, कि भाई जब भी मैं अपलोड करूँ तो उस फोल्डर में जाके वो फाइल सेव हो जाए। ठीक है, हाँ भैया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अब इसके लिए हम लोग करेंगे, एक मेथड होता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले, तो इसको थोड़ी इसी के नीचे कर देते हैं। मेथड का नाम होता है मूव अपलोडेड फाइल। ठीक है, पहली बात ये देख लो कि तुम्हारे पास फाइल नेम आ रहा है, फुल पाथ आ रहा है। हमें काम दो चीज़ों से होगा मोस्टली, आपका फाइल नेम और जो है टेम्प नेम। अच्छा, अगर आपको डेटाबेस में उसका साइज़, उसका टाइप, ये सारी चीज़ें सेव करानी है तो भी करवा सकते हो, क्योंकि ये सारी डिटेल आपको वो देगा ही देगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें काम किससे, टेम्प नेम से और नेम से। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करे डॉलर फाइल नेम इक्वल्स टू डॉलर अंडर स्कोर फाइल्स। अच्छा, इसके अंदर मैंने लिख दिया अपलोडेड, सॉरी अपलोड फाइल। अच्छा, अपलोड फाइल के अंदर बहुत सारा डेटा आ रहा था ना, मतलब ये कितने हैं, ये 6 चीज़ अपलोड फाइल की वजह से आ रही है ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। तो वो क्या करेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ नेम को गेट करेगा। ऐसे ही मैंने एक और डिक्लेयर कर दिया डॉलर फाइल अंडर स्कोर टेम्प नेम। ठीक है, टेम्प नेम डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे डॉलर अंडर स्कोर फाइल्स, जिसके अंदर मैंने डाल दिया अपलोड फाइल और यहाँ पे मैंने डाल दिया नेम, सॉरी क्या था यहाँ पे, टेम्प नेम। तो हमने यहाँ से टेम्प नेम को निकाल लिया। जिसकी ज़रूरत होगी उसी को निकालेंगे हम, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ देंगे।
अब एक बार यहाँ पे एको करा के भी देख लेते हैं। एक सेकेंड, कंट्रोल एंटर। मैंने एको करा, मुझे क्या क्या चाहिए था, डॉलर फाइल नेम, और दूसरा चाहिए था एको में डॉलर फाइल टेम्प नेम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई है। तो अब एक बार फाइल अपलोड करके देख लेते हैं कि एक्चुअल आउटपुट क्या मिल रहा है हमें। मैंने किया सबमिट, तो यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे उसका नेम दे दिया मुझे, और उसके बाद उसका टेम्प नेम दे दिया। ये दोनों काम खत्म हुए हमारे पास। ठीक है, अब इस फाइल को हम किसी फोल्डर में या किसी पर्टिकुलर जगह पे सेव कैसे कराएंगे? तो सेव कराने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, मैं थोड़ी देर के लिए इन पूरे को कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे मैंने बताया सेव कराने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मूव अपलोडेड फाइल। ठीक है, इसमें हाँ ऊपर वाले को मुझे नहीं हो रही थी। क्या चीज़? ऊपर वाला समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? ये जो पीएचपी आपने इसने, तो ये फाइल जो फाइल है डॉलर फाइल से कैपिटल में डॉलर फाइल है, डॉलर फाइल एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। और वो नीचे वाले दो कौन से दो? ये तो एक वेरिएबल थे ना बस हमारे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि कभी भी डॉलर के बाद अंडरस्कोर हम दे ही नहीं सकते, वो सिर्फ सुपर ग्लोबल वेरिएबल में दे सकते हैं। तो नीचे वाले दो क्यों दिए हैं? कहाँ नीचे इसका वाले दो काम थे? क्या है? ये अपलोड फाइल दो को देखो भाई, दो को दो बार। इस वाले से ये डेटा निकल के आ रहा है पूरा पूरा, और यहाँ पे हमें जो काम था बस हमने उसका यूज़ किया है। ये रहा, जैसे अपलोड फाइल में से बस मुझे नेम चाहिए था, अपलोड फाइल में से मुझे बस टेम्प नेम चाहिए था, तो मैं इसको कमेंट भी कर दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मुझे। मतलब इसने उसमें से वो चीजें निकाल के दे दी। उसने निकाल के नहीं दी, ये मैंने बस तुम्हें दिखाया था कि अपलोड फाइल में ये डेटा निकल के आता है, और इसमें से जो जो की हमें ज़रूरत थी, जैसे हमें नेम की ज़रूरत थी और टेम्प नेम की ज़रूरत थी, तो हमने उसके आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि एरे की फॉर्म में था तो एरे में से डेटा निकालने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ही लगते हैं। समझ आया अब? हाँ भैया। ठीक है, तो वो समझाने के लिए था जो पहला वाला था कि फाइल्स में से आपने बस एक ही डेटा निकाला, कि फाइल्स में आपको ये सारा डेटा मिल रहा है, अब आपको जिस जिसकी ज़रूरत है वो स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के लिख दो। जैसे ब्रैकेट में नेम लिखा तो सिर्फ फाइल का नेम आया, ब्रैकेट में टेम्प नेम लिखा तो सिर्फ फाइल का टेम्प नेम आया। मैं अगर डायरेक्ट ये बताता तो तुम लोगों को पता ही नहीं चलता कि नेम और टेम्प नेम आ कहाँ से रहे हैं। समझे? क्लियर है? हाँ भैया। चलो, तो अब देखो, मूव अपलोडेड फाइल का काम होता है फाइल्स को इधर से उधर मूव करने का, मतलब कि अपलोड करने का। तो अब कैसे अपलोड करेंगे? तो इसमें ना वो पहला जो आर्गुमेंट मांगता है वो मांगता है कि आपकी फाइल की टेम्परेरी लोकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब टेम्प नेम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बता दिया मेरा फाइल का टेम्प नेम किस वेरिएबल में सेव है, फाइल टीएमपी नेम में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉलर फाइल टेम्प नेम। पहला आर्गुमेंट पास हो चुका है, क्योंकि मूव अपलोडेड फाइल पहला आर्गुमेंट यही मांगता है, कॉमा लगाते हैं। दूसरा आर्गुमेंट क्या मांगता है वो? तो दूसरा आर्गुमेंट उसका होता है डेस्टिनेशन, की कहाँ पे सेव करवाना है हमको। ठीक है, ओके भैया। क्लियर है? तो अब हम डेस्टिनेशन कैसे देंगे? तो सिंपल सिंपल, अभी तो हम लोकली काम कर रहे हैं तो ऐसे ही बता देते हैं हम लोग कि जो हमारी डेस्टिनेशन होगी वो होगी डॉट स्लैश, जैसे यहाँ पे हम लोग एक फ़ाइल बना देते हैं, फोल्डर बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं अपलोड्स, ऐसे करके कि जो भी फाइल अपलोड्स होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, या इसका नाम चेंज कर दे तो टेस्ट लिख दे, तो टेस्ट अपलोड टेस्ट अपलोड्स। ठीक है, अब मैंने क्या बताया यहाँ पे, डॉट स्लैश टेस्ट अपलोड में फाइल जाएंगी।
अच्छा, फाइल अगर जाएंगी तो किसी ना किसी नाम से तो जाएंगी ना, ऐसे तो है नहीं कि बस चली गई। तो इसके लिए मैंने, देखो मैंने बहुत पहले भी बता रखा है कि डॉट लगाते हैं इसका मतलब कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। तो मैंने बता दिया कि फाइल जो जाएंगी टेस्ट अपलोड के अंदर, वो जाएंगी उसी नाम से जिस नाम से वो अपलोड हुई हुई है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फाइल नेम। तो मूव अपलोडेड हाँ फाइल में भैया। क्या आता है, पहला आर्गुमेंट जो आता है वो टेम्परेरी लोकेशन के लिए जो उसका टेम्प नेम आता है वो लिखते हैं। ठीक है, वो उसी की वजह से फाइल सेव होता है। ठीक है, और कहाँ पे सेव करना है वो अगला उसका लोकेशन होता है। तो अभी हम टेस्ट अपलोड्स में सेव करवा रहे हैं, तो टेस्ट अपलोड तो हमने लिख दिया, पर किस नाम से सेव करवाएंगे, तो यहाँ पे हमने वो भी लिख दिया कि भाई फाइल नेम जो भी उसका नाम होगा उसी नाम से वो फाइल सेव हो जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। हाँ भैया। तो अब एक बार देख लेते हैं भाई, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे घुस के देखो एक फ़ाइल आ गई है, चैट जीपीटी नाम से आ गई। यही वाली हमने फाइल अपलोड करी थी। हाँ भैया। चलो एक और बार दूसरी फ़ोटो अपलोड करके देख लेते हैं। तो मान लेते हैं अब की बार मैंने ये सीपीयू का फ़ोटो यहाँ पे डाला और इसको कर दिया सबमिट। अभी ऐसा कुछ अलर्ट वगैरह हमने पास नहीं करवाया बच्चों। ठीक है, ठीक है। ओके भैया। तो अब यहाँ पे देखो एक कंप्यूटर डॉट सी पी यू भी फाइल आ गई है, समझे। अभी क्लियर है। हाँ भैया आ गया। तो ऐसे हमारी फाइल्स अपलोड होती हैं। क्लियर है। हाँ भैया। कोई डाउट है, कुछ दिक्कत है यहाँ पे समझने में भी तो पूछ लो। ये ऐप को प्री टू लगा रखा हमने। कहाँ लगा रखा है, मैंने तो कहीं लगाया ही नहीं है। नहीं मतलब ये जो कमेंट कर रहा है आपने। तो वो तो उस टाइम समझाने के लिए लिखा था। अच्छा, प्री टैग। हाँ। अगर प्री टैग ना लिखूँ ना तो वो तुम्हें एरे ऐसा दिखेगा। फिर एक सेकंड में दिखा देता हूँ। अच्छा, प्री टैग अनकमेंट करना था ना, हाँ कमेंट करना था। ऐसा दिखेगा वो एरे, तो तुम्हें इसमें समझ ही नहीं आएगा कौन सा क्या है। इसलिए प्री टैग लगाया था ताकि एरे एक फॉर्म में दिखे और तुम्हें ऐसी चीज़ें समझ आए, ऐसे दिखे एरे। ठीक है, ठीक है भैया। क्लियर है। हाँ भैया। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा वैलिडेशन वगैरह भी लगा लेते हैं कि भाई अगर फाइल अपलोड हो गई तो ऐसा लिखा है ना, फाइल हैज़ बिन सबमिटेड, ऐसा कुछ भी। ठीक है, हाँ भैया। या रहने देते हैं, अभी मैंने इस सेट भी नहीं पढ़ाया तुम लोगों को, इसलिए इन चीज़ों को छोड़ते हैं। ज्यादा मुश्किल है क्या लेट पास करना? नहीं, वो तुम इफ एल्स लगा देना बस। ओके भैया। हाँ, तो इतना हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा फाइल। तुमने फाइल अपलोड करना सीख लिया, अब हम लोग थोड़ी फाइल हैंडलिंग वाली चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ भैया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रीड फाइल का काम क्या होता है। रीड फाइल का काम क्या होता है, इतना समझ आया ना। इसमें वैसे कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत बेसिक सा चीज़ था। बस कंपलसरी क्या था कि इन टाइप लिखना ज़रूरी है कि मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा में डेटा जाएगा। दूसरा कि अगर तुम्हें एक बार याद हो जाएगा ना कि टेम्प नेम में डेटा पड़ा होता है और नेम की ही ज़रूरत होती है, तो तुम ये लिखोगे ही नहीं ये सारी चीज़ें। ये तो मैंने समझाने के लिए तुम्हें लिखी थी। ठीक है, डायरेक्टली अगर तुम फाइल भेजना चाहोगे तो ऐसे ही भेज ओके भैया। सकते हो, इन तीन चीज़ों की मदद से। ठीक है, तो डॉलर फाइल्स का काम ही ये होता है कि जो भी फाइल अपलोड हो रही होती है तो उनका डिटेल निकाल के आपको दे देना। ठीक है, इतना ही काम होता है डॉलर फाइल्स का। ठीक है, बाकी फाइल को अगर कहीं दूसरी जगह पे अपलोड या सेव करवाना है तो उसके लिए मूव अपलोडेड फाइल ही यूज़ होता है। ठीक है, चलो
अब हम देख लेते हैं कि अगर किसी फाइल को हमें पढ़ना है, जैसे यहाँ पे enc txt लिखा हुआ है, ये तो बहुत बड़ा डेटा है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं हमें इसे पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे रीड फाइल मेथड यूज कर सकते हैं। फाइल रीड फाइल का काम ही होता है किसी भी फाइल को रीड करने का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एको रीड फाइल, और इसके अंदर मेरा जो भी फाइल का नाम है, तो मैंने अपने फाइल का नाम क्या डाला था, enc.txt लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया enc.txt। अब यहाँ पे आके अगर एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखो वो पूरा फाइल का डेटा बाहर निकाल के ले आया मेरे सामने। अच्छा, कुछ अलग सा बना लेते हैं बच्चों, info.txt, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, शायद एड्रेस, तो भैया हम इसमें सीएसएस लगा सकते हैं किस में? इसी में जैसे आप हाँ, एक पर्टिकुलर डिव में अगर तुम्हें वो फाइल का डेटा वगैरह दिखाना है तो वो दिखा सकते हो। ये txt फाइल बस एक तरीके से रॉ फाइल्स होती है ना, वैसे होता है। हम जैसे क्या होता है कि हमारे फोल्डर में या फाइल्स में कहीं ना कहीं txt फाइल्स पड़ी होती हैं, तो वहाँ से हमें अगर रीड करना है बस उसे, या हमें अपनी वेबसाइट पे दिखाना है, तो हम डायरेक्टली ऐसे रीड कर सकते हैं। बाकी CSS जो तुम लगाने की बात कर रहे हो, वो CSS तुम अपनी 5th क्लास वाली जगह पे ही लगाओगे जहाँ पे भी ये चीज़ें लोड हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअल ये थोड़ी कर रहा है, कोई कोडिंग थोड़ी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे तो बस एक डेटा पड़ा हुआ है, रॉ डेटा, समझे? ओके हाँ भैया। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे info.txt पढ़ना है, तो अपन ने लिख दिया info.txt। अब देखो info.txt के अंदर का डेटा निकल के आ जाएगा, ऐसा कुछ है ना? क्लियर है? मैं अपना भैया जब हमें यहाँ से दिख ही रहा है तो फिर फायदा क्या निकालने का? अभी तुम्हारे हाथ में कमांड है, कल को मुझे लाखों लोगों को दिखाना है, तब कैसे दिखाऊंगा मैं? अच्छा, डेवलपर को कभी भी अपने एंड से नहीं देखना चाहिए, डेवलपर को यूजर के एंड से देखना चाहिए कि यूजर को कैसे इजी दिखेगा ये चीजें, क्योंकि डेवलपर के हाथ में सारी एक्सेस होते हैं। उसको एक ए लिखना है तो हर जगह ए ही दिखेगा, एक बी लिखना है हर जगह बी ही दिखेगा। उसको ये देखना होता है कि यूजर ए लिखेगा तो उसको क्या दिखेगा, ए दिखेगा या कुछ और दिखेगा। तो हमेशा डेवलपर को यूजर के एंड से सोचना चाहिए भाई, ओके भैया, समझे? अच्छा, एक तो हमारे पास हो गया रीड फाइल का, ठीक है। हाँ भैया, और अपलोड फाइल हमने पढ़ ही लिया है। और क्या पढ़ना है? ठीक है, फाइल्स के इतने मेथड बहुत हैं, क्रिएट वगैरह ये सारी चीज़ हम बाद ही में करेंगे, ठीक है? ओके भैया। चलो, तो पहले ये बता दो, जो हमने अभी तक सुपर ग्लोबल वेरिएबल पढ़े, गेट, पोस्ट और तुम्हारा रिक्वेस्ट, देखो अभी हमारी लैंग्वेजेस बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी एक पहले लैंग्वेज पढ़ चुके हो, तो इतना कुछ टाइम नहीं लग रहा हमें सीखने में, ठीक है? हाँ भैया, अच्छा, गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट में अभी तक किसी को दिक्कत नहीं आ रही थी। आज हमने फाइल मेथड पढ़ा है। हाँ बोलो। भैया रिक्वेस्ट बताना हुआ है। रिक्वेस्ट का काम होता है गेट भी करना और पोस्ट भी करना, ओके भैया, ठीक है? हाँ, तो हम कहाँ थे कि अब जैसे हमारे, पोस्ट भी हो गया, रिक्वेस्ट भी हो गया। हाँ, तो PHP में इससे पहले जो तुमने ये चीज़ें पढ़ रखी थी, अच्छा एक फोर ईच रह रहा है यहाँ पे, जो कि मैंने नहीं पढ़ाया। एक बार फोर ईच जान लो, उसके बाद हम लोग MySQL पे शिफ्ट करेंगे। आज बस इंट्रो दूंगा MySQL का। फोर ईच ना यहाँ पे लगाना थोड़ा सा अलग होता है बच्चों। और हाँ, अभी तक हमने ऊप्स भी नहीं पढ़ रखा, तो उसके अटक मत लेना, हम ऊप्स पढ़ लेंगे।
ठीक है। ओके भैया। अब देखो फोर ईच लगाना थोड़ा सा अलग होता है इन द सेंस कि ज़्यादा अलग नहीं होता। जैसे मान लो हमारे पास एक नेम्स नाम का एरे है, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, मैंने उस टाइम पे ही बोला था फोर ईच हमारा हमेशा एक एरे पे ही लगता है। तो हमने यहाँ पे एक एरे है मान लेते नेम्स, जिसके अंदर नाम है शायद, अरे यार, साहिल, मोहित, मोहित, कुणाल, सूरज। ठीक है। अब यहाँ पे हमें फोर ईच लूप लगाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो अपन इसी का आउटपुट देख लेते हैं। एक सेकंड, मैंने इसको थोड़ा सा हटा के ऐसा लिख देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इसे एको, सॉरी, प्रिंट आर, क्योंकि एरे को प्रिंट कराने के लिए हम लोग प्रिंट आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया प्रिंट आर नेम, और यहाँ पे देख लेते हैं तो हमारा एक एरे आ गया। ठीक है। अब हमें एरे तो देखते भैया नहीं रहना, हाँ भैया। तो एरे पे हमें लगाना था फोर ईच मेथड। तो वो कैसे लगाएंगे? तो सिंपल सिंपल सा फंडा है, लिख दो फोर ईच, आ जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। भैया देखो कहाँ लिखा है? मैंने अभी लिखा ही नहीं ना, बता रहा हूँ। देखो हमने लिखा फोर ईच। ठीक है। अब जो हम पहले लिखते थे ना, दो पैरामीटर पास किए, ये किए वो किए, इसमें ऐसा पैरामीटर वगैरह पास करना तो नहीं होता। डायरेक्टली तुम लिखोगे जो भी तुम्हारा एरे का नाम होगा, जैसे डॉलर नेम। ठीक है। उसके बाद एज, तुम उसको किस वे में देखना चाहते हो? मैंने बोला डॉलर एन ए के नेम में देखना चाहता हूँ मैं उसे, बस। अब मैं एको करा दूंगा ना यहाँ पे डॉलर एन ए, तो एन ए में डेटा निकल के आ जाएगा मेरे पास। ये देखो आ गया फोर इंच का डेटा। ये स्पेस क्यों नहीं आ रहा इसमें? क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ी है, वो तो बस एक डेटा निकाल के दे रहा है ना। या तो मैं बी आर लगा सकता हूँ यहाँ पे, ऐसा डॉट लगा के मैं लगा दिया बी आर टैग, ऐसा कुछ, समझे? हाँ बढ़िया। क्लियर है? हाँ भैया। अच्छा, अगर हमें की और वैल्यू वाले एरे में से की और वैल्यू वाले एरे में फोर ईच लगाना हो, तब हम कैसे लगाएंगे? जैसे यहाँ पे तो ये इंडेक्स्ड एरे है, मान लेते हैं एसोसिएट एरे आ गया, तो उसमें फोर ईच लगाना हुआ तब क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए भी देख लो, वो भी ज़्यादा कोई मुश्किल की बात नहीं है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे एसोसिएट एरे ही बना देते हैं इसको। मैंने यहाँ पे लिख दिया एरे, उसके बाद इसके अंदर लिख देता हूँ जैसे, हाँ शाहिद, जिसका एज डाल दिया मैंने 24, साहिल जिसका एज डाल दिया मैंने 22, मोहित जिसका एज डाल दिया, कहाँ गया, 20। ठीक है। ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, तो अब ये बन गया एसोसिएटिव एरे। ये देखो, अभी देखो वो क्या दे रहा है मुझे, 24, 22, 20। दिखा तुम्हें? ऐसा लगा हुआ है नेम एज अ एन ए, तो हाँ 24, भैया। 22, 20 निकल रहा है। पर जबकि मुझे ये भी चाहिए, शाहिद, साहिल, मोहित, ये भी चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए ना आप क्या करोगे, हमने बोला नेम एक एरे है, एज एन ए एरो एस ए, मतलब दो मैंने नाम ले लिया, कुछ भी एक्स और वाई। तो यहाँ पे जब एसोसिएट
एसोसिएटिव एरे होता है, तो एज के बाद जैसा तुमने एरे बना रखा है वैसा ही तुम फॉर ईच के अंदर लिखोगे, समझे? जैसे ऊपर वाले के केस में क्या था, यहाँ पे हमारे पास सिंगल एलिमेंट्स थे, मतलब सिंगल वैल्यूज थे, तो हमने एज एक ही वैल्यू लिखी बस। पर एसोसिएटिव एरे में क्या हो गया कि एक की भी आ रहा है और एक वैल्यू भी आ रहा है, तो यहाँ पे हमने वैसे लिख दिया कि ये भैया हमारा की हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। समझे बात? हाँ भैया। अभी कोई डाउट? अब एक बार इसको प्रिंट भी करा देते हैं, एन ए और डॉट या हाँ डॉट ही लगा देता हूँ, फिर डबल कोट्स के अंदर ये लगा दिया, फिर से डॉट लगा दिया और मैंने लिख दिया डॉलर एस ए और फिर से डॉट लगा दिया। ठीक है, तो अब एक बार चेक करो, ऐसा मिल रहा है कुछ? शाहिद 24, साहिल 22, मोहित 20। समझे? हाँ भैया। अभी क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। बहुत बढ़िया बच्चों। तो हमारा 4H भी ख़त्म हो गया है और हमने PHP के कितने होते हैं, 3 को छोड़ के सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल भी देख लिए हैं, और उसके साथ साथ बस PHP में जो बच रहा है वो ग्लोबल वेरिएबल में तुम्हारा सेशन और कुकी बच रहा है, जिसको मैं अभी MySQL के बाद ही पढ़ाऊंगा, और ऊप्स बच रहा है सबसे बड़ी बात, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ठीक है? हाँ भैया। भैया एक चीज पूछनी थी, हाँ अगर अभी कोई क्लास ज्वाइन करेगा हाँ, उसका क्या हिसाब है? उसका क्या हिसाब है मतलब? मतलब वो मतलब कहाँ से करेगा वो? शुरू से करेगा, बस बैच टाइमिंग अलग होगा फिर। अच्छा ठीक है भैया। एक लड़का और आने वाला है ना? ठीक है बच्चे। अच्छा, अब हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि MySQL क्या होता है। देखो बच्चों, तुमने फ्रंट एंड पढ़ा, ठीक है? हाँ अपने भैया। पेन कॉपी ले लेते हैं अब, क्योंकि अब क्लास खत्म है, अब तुम्हारी कुछ नई चीजें स्टार्ट होंगी। ऐसा नहीं है PHP खत्म है, जितना तुम्हें सीखना था अभी तक उतना रखो, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा समझाऊंगा तो फिर वही रहेगा कि कंफ्यूजन रहेगी कि ये चीज़ें कहाँ यूज़ होंगी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सीखते रहेंगे। ठीक है? ओके भैया। तो हाँ, अभी तुमने सीखा था बहुत पहले फ्रंट एंड, जो हम सबको ही अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसके आउटपुट दिख रहे होते हैं हमें, है ना? CSS लगा दिया, एनिमेशन चल गया, ये चल गया, वो चल गया। हाँ भैया। यहाँ चला के दिखाओ एनिमेशन बैकएंड में, नहीं चलेगा, क्योंकि ये बैकएंड है। ठीक है? फिर हमने पढ़ा था बैकएंड, मतलब एक झलक देखी है, अभी पढ़ा नहीं है प्रॉपर तरीके से। हमने देखा बैकएंड, बैकएंड। अच्छा, फ्रंट एंड में तो कुछ ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस था ही नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, मतलब कि जैसे बस दिखाने दिखाने का काम है फ्रंट एंड का। पर अगर मैं हाँ बात भैया। करूँ बैकएंड की, तो बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है, इसके साथ साथ बैकएंड के पास अपना एक खुद का डेटाबेस होता है। देखो, जिंदगी भर आप लोकल पे कोडिंग नहीं कर सकते, और लोकल पे वेबसाइट बना के कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब जो मैंने अभी तुम्हें फ़ोटो अपलोड करने का दिखाया है ना, समझ रहे हो बात को बच्चों? हाँ भैया। तो जो मैंने तुम्हें अभी फ़ोटो अपलोड करने का दिखाया, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब कभी भी कोई भी बंदा, अगर मैं वेबसाइट होस्ट कर देता हूँ तो कोई भी बंदा फ़ोटो अपलोड करेगा तो मेरे कंप्यूटर में आएगी, नहीं। वो मेरे उस सर्वर के उस पे जाएगी, क्या बोलते हैं, फाइल डायरेक्टरी पे। समझे बात को? वही हाँ सर्वर भैया। परचेज करना होगा ना? क्या क्या क्या? वो सर्वर खरीदना होगा फिर। वो तो खरीदना होगा, वो बात अलग है, वो दूर की बात है। पर वो जाएगा कहाँ पे? सर्वर पे। अच्छा, हाँ।
अब मान लो हमने भेज दिया, चलो फाइल अपलोड करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने सीख लिया था कि मूव फाइल अपलोड लिख देंगे, ये हमारा सर्वर पे चले जा रहा है। पर कल को अगर हमें मैच करवाना है कि भाई इस बंदे को यही वाली फोटो दिखाना क्योंकि उसने वही अपलोड कर रखी है, ऐसा कुछ करवाना है ना? फिर तो उसके लिए आता है हमारे पास डेटाबेस, जो कि क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। अब मैं जिंदगी भर एक्सेल पे थोड़ी काम करूंगा, एक्सेल भी तो एक तरीके से डेटाबेस ही है। नहीं, डेटाबेस नहीं है वो, वहाँ बस डेटा एंट्री होती है, बेस कुछ ऐसा चीज़ नहीं होता वहाँ। ठीक है, तो अब जैसे बैकएंड की जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे मान लो आज तुमने लॉगिन किया, ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने इंस्टाग्राम पे डेली जब जब तुम जाते हो तब तब तुम्हें वो बनाना पड़ता हो, अकाउंट बनाना पड़ता हो। तुम्हें अकाउंट एक ही बार बनाना है, उसके बाद तुम ईमेल आईडी और ऑब्वियस। पासवर्ड डालते हो, ऑथेंटिकेशन खुद ही होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि उसका खुद हाँ का डेटाबेस होगा जहाँ पे डेटा सेव होंगे। मैं तुम्हें बहुत प्यारा सा छोटा सा नमूना दिखा दूँ। डेटाबेस छोटा नहीं होता, मतलब देखने में लगता है कि माई एसक्यूएल में कुछ भी नहीं है, मतलब किसी भी डेटाबेस में हमें लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं होता, पर अगर तुम देखोगे तो मेन उसमें आता है क्वेरी। क्वेरी समझे? अब क्वेरी क्या होता है उसका भी जिक्र करते हैं। जैसे देखो, एक सेकंड, ये बड़ा ऐसा बेकार सा दिख रहा है। अभी देखो, तुम्हें कोई ऐसा बड़ा डेटा नहीं दिख रहा होगा, पर अगर जैसे लॉग्स होते हैं कि कब कब किस किस बंदे ने लॉगिन किया, वो सारे लॉग सेव करवाने होते हैं, ये पूरा होता है हमारा डेटाबेस। समझे? अभी तो ये वो हाँ वाले भैया। डेटाबेस है जो कि लोकली खोल रखे हैं मैंने। अभी मैं सर्वर का डेटाबेस खोलूंगा तो वहाँ पे 8 लाख से ऊपर की डेटा एंट्री हो चुकी है। समझे? तो भैया ये तो यूजर्स जब खोलते हैं तब सेव होता है ना? जरूरी नहीं है, ये आपके लॉजिक के ऊपर है। आपको देखो, क्यों इंस्टाग्राम और कोई भी चीज़, मतलब जो भी आप जैसे अमेजोन यूज़ कर रहे हो, अगर आप 4 घड़ी देख लो तो आपको वो दिन रात रिमाइंडर में घड़ी ही दिखाता रहेगा। फिर सेल्स में घड़ी दिखाएगा, यहाँ घड़ी दिखाएगा। क्यों हम बोलते हैं कि एल्गोरिथम ऐसा काम कर रहा है, वैसा काम कर रहा है? क्योंकि वो तुम्हारे जो एक होता है ना कि तुम किस टाइप की चीज़ें ज़्यादा देख रहे हो, वो डेटाबेस भी रिकॉर्ड करता ही करता है। समझे? वो हमें नहीं पता होता, हमें लगता है कि हमारा बस लॉगिन हो गया और डेटा बन गया। नहीं, आप क्या देख रहे हो, किस टाइम पे क्या देख रहे हो, वो सारा डेटाबेस का रिकॉर्डिंग में जाता है। आपसे ज़्यादा सोशल मीडिया को पता होता है आप कैसे हो। अगर आप सुबह ज़्यादा मीम्स वगैरह देख रहे हो और रात में ज़्यादातर आप मोटिवेशनल वाली चीज़ें देख रहे हो, तो सुबह आपको मीम्स ही दिखाएगा, वो मोटिवेशन वाली आपकी फीड में देगा ही नहीं। और रात में अगर आप मोटिवेशन वाली चीज़ देखते हो तो रात में कभी मीम्स दिखाएगा भी नहीं। तो ये एल्गोरिथम एक बनाया गया होता है जो कि हमें भी नहीं पता होता। अगर हम एक रील को पूरा भी देखते हैं ना, तो उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है कि इस बंदे ने इस रील को पूरा देखा है। अगर आप एक रील स्किप करके आगे बढ़ रहे हो तो वो भी रिकॉर्ड होता है कि भाई इसको स्किप कर दिया, इसका मतलब इसको ये नहीं दिखाना है। तभी भैया वो रील्स की सिस्टम में ऐसे होता है ना, जैसे फीड नहीं होता है हाँ, तो इसी को वैसी हम फीड लोग हो जाती है। आज के टाइम पे एल्गोरिथम का नाम दे गए हैं, पर ऐसा एल्गोरिथम ही बोला जाता है वैसे तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे डेटाबेस से ही कनेक्टेड रहती है कि कब किसको क्या दिखाना है, ये सारी चीज़ें। समझे? तो अभी हम सिंपल सिंपल से बात करते हैं। तो भाई अब मान लो हमेशा बंदा ना फ्रंट एंड देखता है, तो हमारे पास एक यूज़र है। अरे यार, ये बढ़िया सा यूज़र नहीं बनता मेरे से। जैसे ये यूज़र है, ठीक है, ये हमेशा कहाँ पे आएगा? फ्रंट एंड पे आएगा, क्योंकि बैक एंड पे तो कभी आ ही नहीं सकता है ये। और फ्रंट एंड पे आके आपने बना रखा है एक फॉर्म बढ़िया सा, जिसमें आपने उससे उसका नाम मांगा, आपने उससे उसका लास्ट नेम मांगा, मोबाइल नंबर मांगा, ईमेल मांगा, पासवर्ड मांगा, और यहाँ पे आपने प्यारा से एक सबमिट बटन दे दिया कि भैया तुम सबमिट कर दो। उसने फिल करा। जैसे ही फिल करेगा तो आपका बैकएंड का कोड चलना स्टार्ट होगा। हमने अभी क्या पढ़ा? पीएचपी। तो उस टाइम पे पीएचपी चलना स्टार्ट होगा, जो कि पोस्ट मेथड उसका चलेगा। अब हाँ वो क्या भैया। करेगा, इसको प्रोसेस करेगा कि भाई उसका फर्स्ट नेम आ गया, उसका लास्ट नेम आ गया, उसका ईमेल आ गया, उसका पासवर्ड आ गया, सॉरी उसका मोबाइल नंबर आ गया और उसका पासवर्ड आ गया। यहाँ पे बटन नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा। ठीक है,
अब अगर आपने कहीं पे सेव कराया होगा, अभी हम सेव की बात नहीं करते, चलो छोड़ो, अभी तक हमने जितना पढ़ा है फ्रंट एंड और बैक एंड उतने की बात करते हैं। तो फ्रंट एंड पे बंदा आया, उसने ये डिटेल्स भरी और वो चली गई बैक एंड के पास। बैक एंड को पता ही नहीं आगे प्रोसीजर क्या करना है, तो वो अंदर लेके चला गया उसे। कल फिर कोई नया बंदा आया, नया छोड़ो, वही बंदा दोबारा आया, तो उसको दोबारा ये 5 चीज़ें भरनी पड़ेंगी। फिर वो बैक एंड प्रोसेस करेगा, फिर लेके जाएगा। फिर परसों आएगा तो परसों दोबारा फिल करेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई भी यूज़र नहीं चाहेगा कि 10 बार क्रिएट करे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने बोला चलो हम ले लेते हैं एक कोई सा भी डेटाबेस। ठीक है, मैं बार बार डेटाबेस डेटाबेस नहीं बोलूंगा बच्चों, मैं डीबी बोलूंगा। ये ऐसा कुछ डेटाबेस का आइकन होता है। ठीक है, हमने ले लिया एक डेटाबेस। अब हमने बोला कि चलो आज यूज़र आया है, यूज़र ने ये 5 डिटेल भरी, बैकएंड ने प्रोसेस करा, और बैकएंड को मैंने बताया था कि अगर उसने ये 5 चीज़ें भरी हैं तो उसको मेरे डेटाबेस में सेव कर दो। ठीक है, मैंने उसको क्या बोला था कि मेरे डेटाबेस में सेव कर दो। अब हाँ भैया। उसने मेरे डेटाबेस में इसको सेव कर दिया, ये डिटेल्स मेरे डेटाबेस में पड़ी हुई हैं अब। तो अब वो कल आएगा ना, तो अब कल फॉर्म हम अलग दिखाएंगे। मान लेते हैं हमने कल के दिन में जो फॉर्म दिखाया, इसमें इरेजर है, हाँ ये रहा। हमने कल के दिन में जो फॉर्म दिखाया उस फॉर्म में, क्योंकि उसने एक बार तो साइन अप कर दिया ना, अब रजिस्टर कर दिया अपने आप को, तो मैंने बोला कि अब उसे बस भरना है ईमेल, पासवर्ड और सबमिट बटन पे दबा देगा। ठीक है, अच्छा इस टाइम पे बैकएंड अलग हो जाएगा। देखो मैं बैकएंड मिटा नहीं रहा अब, रीजन इज दिस, क्योंकि बैकएंड का अलग वो कोड लिखा हुआ है, रजिस्टर का कोड अलग लिखा जाता है और लॉगिन का कोड अलग होता है। ठीक है, तो अब बैकएंड क्या करेगा, वो चेक करेगा, कहाँ गया ये रहा पेंसिल, वो चेक करेगा अच्छा लॉगिन उसने ये डाला है और पासवर्ड ये डाला है। अब देखो प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो लॉगिन के टाइम पे क्या हुआ था, इसको अंडू करता हूँ एक सेकेंड। ये वाली ड्राइंग से तुम्हें समझ आ रहा था कि बंदा आया, उसने डाला, बैकएंड ने प्रोसेस करके डेटाबेस में सेव करा दिया। ये ड्राइंग समझ आई थी? ठीक है, मैं दूसरी ही ड्राइंग बनाता हूँ, क्योंकि इसमें आदान प्रदान होगा अब चीज़ें। जो तुमने एपीआई नाम की चीज़ पढ़ी थी ना, वो अब यहाँ पे लगेगी, क्योंकि अभी तक बनी बनाई एपीआई यूज़ करी थी, अब तुम खुद की एपीआई बनाओगे। तो देखो ये रहा हमारा फ्रंट एंड पार्ट, इसमें लिख भी देता हूँ फ्रंट एंड। ठीक है, ये रहा हमारा बैक एंड पार्ट। अब तो हमारे पास सब कुछ है, फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है और डेटाबेस भी है। ये हमारा बैक, एक सेकंड लिख क्यों नहीं रहा ये रहा हमारा बैक एंड, और उसके बाद ये रहा हमारा एक डेटाबेस, ये हमारा डीबी पड़ा हुआ है। डेटाबेस, ठीक है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। अब यूज़र जब पहली बार आया तो उसने 5 चीज़ें भरी, डेटा सेव हो गया। यूज़र जब दूसरी बार आया तो उसने फॉर्म ही ये वाला देखा, मतलब वो दोबारा 5 चीज़ें नहीं भरना चाहता, वो चाहता है कि मैं बस लॉगिन करूं। तो उसने लॉगिन वाला फॉर्म खोला, जिसमें यहाँ पे था ईमेल और यहाँ पे था पासवर्ड और नीचे एक नॉर्मल सा बटन था। ठीक है, यूज़र भी बनाई देते हैं। ठीक है, उसने इस डिटेल्स को यहाँ पे भरा, हमने कोड बनाया कि बैकएंड चलेगा, तो बैकएंड ने इन दोनों डिटेल्स को अपने पास रखा। अब देखो मैं डायरेक्ट ये नहीं बोल रहा कि उसने देखा और भेज दिया डेटाबेस को सेव करने के लिए, नहीं, अपने पास रखा। फिर बैकएंड में जो कोड का लॉजिक चला वो गया बस डेटाबेस के पास वेरीफाई करने, सेव करने नहीं गया, अब वेरीफाई करने गया। तो उसने डेटाबेस में चेक किया कि भैया ये ईमेल है पर ये पासवर्ड नहीं है, तो डेटाबेस अपने एंड से कुछ भेजेगा ही नहीं। तो एरर है। हाँ, डेटाबेस कुछ भेजेगा ही नहीं। जैसे डेटाबेस में हम ये थोड़ी सेव कराएंगे कि एरर है या नहीं है, बस वो मैच करवाएंगे हम लोग। अगर मैच नहीं हुआ तो बैकएंड यहीं से वापस लौटेगा, यहाँ से लौट के उसने
एरर भेज दिया पासवर्ड डिडंट मैच का, मान लेते हैं पास हाँ भैया। नॉट मैच, ठीक है, ये एरर उसने भेज दिया। देखो यहाँ पे अभी डेटाबेस का कोई रोल ही नहीं था क्योंकि पासवर्ड मैच ही नहीं हुआ। अब उसने पासवर्ड और ईमेल दोनों सही डाला, बैकएंड में गया वो, फिर वो वहाँ से गया डेटाबेस के पास, ठीक है। डेटाबेस में एकदम बढ़िया तरीके से कोडिंग वोडिंग हुई, वेरिफिकेशन हुई, डेटाबेस ने एक रिस्पॉन्स भेजा कि हाँ ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और वो उसे लॉगिन कर देता है। और फिर वो रिस्पॉन्स भेजेगा हाँ ये एग्जिस्ट करता है, तब यहाँ पे ये लॉगिन का पेज गायब हो जाएगा। गायब क्या हो जाएगा, लोडिंग हो जाएगा और वो दूसरे पेज पे जंप कर जाएगा। इतनी सारी चीज़ें पीछे हो रही होती है जो कि हमें कुछ सेकंड, मतलब सेकंड भी नहीं लगते, मिली सेकंड में वेरीफाइड हो जाती है वो चीज़ें, समझे? हाँ भैया। क्लियर है? जैसे भी आप किसी भी फॉर्म में अप्लाई का जब डेट होता है तो वो अप्लाई का बटन होता है, जब वो डेट चला जाता है तो फिर वो अप्लाई का डेट वो रिमूव हो जाता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें एक वैलिडेशन की तरह बिहेव कर रही होती हैं। जैसे कभी देखा है कि अगर आपने एक बार किसी अकाउंट पे लॉगिन कर दिया, मान लो तुमने क्या बोल सकते हैं, जीमेल लॉगिन कर दिया, ठीक है, तो तुम्हें कभी भी दोबारा जीमेल का लॉगिन वाला फॉर्म नहीं दिखेगा जब तक तुम लॉग आउट नहीं करोगे, है ना। ये सारे ऑथेंटिकेशन लगाए जाते हैं, ऑथेंटिकेशन का लॉजिक्स बनाए जाते हैं कि भाई लॉगिन फॉर्म तब तक ही दिखाओ जब तक बंदा लॉगिन ना हो। अगर एक बार लॉगिन हो गया तो उसको दोबारा लॉगिन फॉर्म दिखाने की जरूरत क्या है, समझे? हाँ भैया। क्लियर है? हाँ। तो एक तो ये काम हो गए उसके। हाँ भैया। तो बैकएंड में सबसे ज़्यादा रोल इसलिए होता है डेटाबेस का, डीबी का काम ही होता है कि भाई डेटा को इधर से उधर सेव करो, बस बस सेव करो, डेटा को भरते जाओ अपने अंदर, ठीक है। अब डेटाबेस के भी वेरिएंट्स होते हैं, वेरिएंट्स इन द सेंस कि कैसे कैसे डेटाबेस होते हैं। तो दो टाइप के डेटाबेस होते हैं, अ, एक होता है सिंपल डी बी एम एस, और एक सेकंड कॉपी कैसे होगा, हो गया। और दूसरा होता है, बोल दो बच्चों, पढ़ा होगा तुमने आर डी बी में, डी बी एम एस। एक होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एक होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं, ये वाला जो आता है वो आता है तुम्हारा इन द अंडर ऑफ एसक्यूएल, ठीक है। और ये जो, यार ये कॉपी नहीं, ये जो होता है ये आता है तुम्हारा नॉन एसक्यूएल या नो एसक्यूएल, जो भी बोलना चाहो बोल देना। हाँ ये बढ़िया कनेक्ट हो गया इससे, एन ओ एसक्यूएल, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म लिखना जरूरी है, ये याद रहेगा, ये बताओ पहले तो। मेरा मानना है कि याद रहना चाहिए ये। हाँ भैया याद रहेगा। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने तुम लोगों को उल्टा पढ़ा दिया, रिलेशनल इधर आता और DBMS इधर आता। चलो कोई नहीं, यहाँ से देखते हैं एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल हमें लगता है एक सॉफ्टवेयर होता है, नहीं, एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। मतलब इसमें सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखो, आपका डेटा फिल्टर होगा, आपका डेटा डिलीट होगा, आपका डेटा क्रिएट होगा। जैसे क्रिएट टेबल करके लिखा तो एक टेबल बन जाएगी, क्रिएट डेटाबेस लिखा तो एक डेटाबेस बन जाएगा। तो ये जो क्वेरी लिखी जाती है ना, यही आपकी होती है एसक्यूएल, ठीक है। ये जो ये है तुम्हारे पास, ये एसक्यूएल के अंदर आता है, ठीक है। पर एसक्यूएल के अंदर मैं बता देता हूँ अभी कौन कौन से डेटाबेसेस आते हैं, क्योंकि डेटाबेस एक तो है नहीं, बहुत सारे, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे और तुम्हारा मोंगो डीबी, ये सारे हैं। तो एक पॉपुलर पॉपुलर नाम उठा लेते हैं कि एसक्यूएल के अंदर तुम्हारे पास आता है क्या बोलते हैं उसे, माई एसक्यूएल
ठीक है। और एक दूसरा पॉपुलर जो है वो है पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, ठीक है। ये दोनों तुम्हारे एसक्यूएल के अंदर आते हैं, ठीक है। नॉन एसक्यूएल वो होता है जिसमें एक्चुअल कोई रिलेट स्ट्रक्चर नहीं होता। देख रहे हो, नो का मतलब ही क्या हो गया, नो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मतलब वो डेटाबेस तो होगा, वो डेटाबेस स्टोर करेगा, पर वो कोई एक रो और कॉलम नहीं बना रहा होगा, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह डेटा को स्टोर करेगा। जैसे हमने बहुत बार देखा ना, एपीआई में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, वैसा डेटा स्टोर करेगा वो। तो उसके अंदर मोस्ट पॉपुलर जो हमारा है मोंगो डीबी, वही आता है फिलहाल, मोंगो डीबी, समझे। ऐसे हमारे डेटाबेसेस होते हैं। तो हम इसमें से जो डेटाबेस पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे माई एसक्यूएल। ये गोल क्यों नहीं बन रहा, ऐसे देख लेते हैं, माई एसक्यूएल पढ़ेंगे हम, क्योंकि अगर माई एसक्यूएल तुम्हें आ जाएगा तो पोस्ट ग्रे खुद ही आ जाएगा। और मोंगो डीबी में कुछ नहीं करना होता भाई, मोंगो डीबी सबसे ज़्यादा इजी डेटाबेस होता है। भैया फाइल भेज देना बच्चों, ये वीडियो में पड़ी रहेगी, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ऐसा मैं ऐसा ही छोड़ देता हूँ, ऐसा इधर थोड़ी देर के हाँ लिए भैया हो रिकॉर्डिंग गया। होगा, ये थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग हो गया, बस समझे। क्लियर है। तो ऐसा कुछ डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मोंगो डीबी में ना, जैसे हमने ये देखा था ना एक बार, जेसन प्लेस होल्डर में एपीआईज में डेटा पड़ा हुआ था। देखो यहाँ पे मैं कोई भी फाइल खोलता हूँ, ऐसा कुछ मोंगो डीबी ऐसा ही अपने आप में डेटा सेव करता है, इसलिए इसको नो एसक्यूएल बोला जाता है, ठीक है। पर जो एसक्यूएल होते हैं वो अपना डेटा कुछ इस तरीके से सेव करते हैं, मतलब कॉलम होते हैं, परफेक्ट रोज होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। ठीक है भैया। क्लियर है। हाँ भैया। तो आज हमने डेटाबेस का इंट्रो ले लिया है, कल हम डायरेक्टली डेटाबेस पढ़ेंगे। अच्छा, इसको चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कोई नई चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी है बच्चों। जो तुम्हारा जैम्प था ना, जैम्प, अभी तक तुमने बस अपाचे का सर्वर चलाया होगा, इसको स्टार्ट किया था ना अभी तक बस। अब तुम क्या करोगे, इसके नीचे जो माई एसक्यूएल दिख रहा है ना, इसको भी स्टार्ट करना, और इसको स्टार्ट करके यहाँ पे दिखेगा एडमिन, एडमिन पे कर देना क्लिक। जैसे क्लिक करोगे ना तो ये डेटाबेस खुल जाएगा तुम्हारा, मतलब माई एसक्यूएल खुल जाएगा। अब मैं ऑफिशियली माई एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं करवा रहा, हम यहीं पढ़ेंगे। और मेरा थोड़ा सा कनेक्शन रिफ्यूज़ हो गया है, तो इस पर ध्यान मत दो, मतलब तुम्हारा खुल जाएगा ये चीज़, ठीक है। हाँ भैया। क्लियर है। चलो, तो हम कल पढ़ते हैं डेटाबेस माई एसक्यूएल, उसके बाद दोबारा वापस से घूम के पीएचपी में आएंगे, क्योंकि माई एसक्यूएल और पीएचपी को फिर एक साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है भैया। ठीक है। ओके भैया, चलो, गुड नाइट भैया। गुड नाइट। गुड नाइट भैया।